हेलो डियर स्टूडेंट्स। काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की इस विशेष वीडियो में मैं गद्य संकलन के लिए यानी आप लोग समझ लो प्यारे बच्चों कि वन शॉट वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके पहले सारा आकाश पर या आषाढ़ के एक दिन पर वन शॉट वीडियो आप लोगों को मिल चुका है, आप लोग वहाँ से देखते रहेंगे। आज के इस विशेष वीडियो में बहुत बड़ी बात है प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए गद्य संकलन का वन शॉट मिलेगा। यानी डिटेल एक बात जान लो। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं बता दूं आप लोगों के लिए कि काशी हिंदी संस्थान ने आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम करीब आ चुका है उसको ध्यान में रखते हुए 249 रुपीज़ का जो पूरा इम्पॉर्टेंट नोट सारी चीज़ें जो 249 मिल रहे थे, काशी हिंदी संस्थान ने पूरे आईएससी स्टडी मटेरियल को 99 रुपीज़ मात्र में, जो कि बच्चों के लिए यानी आप ये समझ सकते हो प्यारे बच्चों कि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी इसमें अगर देखे जाएं क्या क्या मिलेगा, कंप्लीट नोट्स तो है ही, क्वेश्चन एंड आंसर्स भी पूरे हैं, एक्सप्लेनेशंस भी है, इम्पॉर्टेंट सजेशंस भी है, सारी चीज़ें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से प्राप्त हो रहे हैं। ध्यान देने की बात है, आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर करके चेकआउट करें, वहाँ पर आप सब कुछ प्राप्त कर लोगे आप लोगों के लिए। और कंटेक्ट नंबर जो है वहाँ पर जो दिया गया उसको भी आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। और आज के इस विशेष वीडियो में ध्यान देने की महत्वपूर्ण बात है, क्या लक्ष्य लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। वैसे गद्य संकलन साधारण पुस्तक नहीं है, बहुत विराट है, 10-10 चैप्टरों का समावेश है। तो इसके लिए मैं आज के इस विशेष वीडियो में यानी 5 चैप्टरों का, यानी आप लोगों को 5 चैप्टर महत्वपूर्ण रूप से मिलने जा रहे हैं। पुत्र प्रेम मुंशी प्रेमचंद जी का, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की गौरी कहानी, और वृंदालाल वर्मा जी के शरणागत, और शिवानी की सती कहानी, और दासी जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण कहानी है। बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, शेष हैं, वह सभी आप लोगों को यानी आप समझ लें कि नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त होगा। पुत्र प्रेम की चर्चा मैं करूंगा। मुंशी प्रेमचंद जो कि सबसे महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के कथाकार और उपन्यासकार, उनका महत्वपूर्ण चैप्टर आपको पढ़ने के लिए ये अवसर प्राप्त हुआ है। आज बच्चों पुत्र प्रेम में क्या क्या चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं, ध्यान देंगे। यह पुत्र प्रेम में ध्यान दें, पहली बात तो मैं सारांश बता दूं आप लोगों को कि सारांश में क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण रूप से दिया गया है। तो पुत्र प्रेम कहानी जो है वह एक ऐसे पिता की कहानी है, यानी इसकी कहानी के मुख्य पात्र चैतन्य दास जी हैं। चैतन्य दास जी पेशे से वैसे वकील हैं और अच्छे खासे आर्थिक स्थिति से मजबूत व्यक्ति हैं, वकील हैं, और इन्होंने इकोनॉमिक्स से डिग्री भी प्राप्त कर ली है अच्छी खासी। इनके 2 पुत्र हैं, 2 पुत्र, प्रभुदास बड़ा है, शिवदास छोटा है। तो हर माता पिता की सोच होती है ना कि हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करें। कुछ लोगों के ऊपर भौतिकवादी जीवन अधिक प्रभावशाली हो जाता है, उनके जो संस्कार और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि होती है उसके ऊपर। तो उसी प्रकार से यानी यह भी कहानी देखी जाए पूरी की पूरी सामाजिक कहानी है, पारिवारिक कहानी है। इसमें एक पिता की संवेदना, उसके अंतर्द्वंद, उसकी भावनाएं सब कुछ दिखाई गई हैं। तो प्रभुदास को पढ़ा लिखा करके वे लंदन में वहाँ पर वकील बनाने के लिए, वकालत की पढ़ाई के लिए, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए उसको वहाँ भेजना चाहते हैं। लेकिन संजोग से वह टीबी के रोग से पीड़ित हो जाता है बेचारा। अब उनकी सारी मनोकामना टूटती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसको सही रूप से इलाज किया जाए। डॉक्टर ने एक परामर्श भी उनको उस समय दिया
कि इनको इटली के सेंटोरियम में अगर भेज दिया जाए तो शायद वहाँ पर ठीक हो सकते हैं। लेकिन होता है ना, जब व्यक्ति अधिक यानी एक एक पैसे को जब दांत से पकड़ना शुरू कर देता है तो उसके दिमाग में पैसे, अर्थ ही सब कुछ नज़र आता है। तो समझें कि जिसका रिजल्ट यानी वही ढाक का वही 3 पात होगा, परिणाम जब सर्वविदित है कि शायद वो न बच पाए, शायद की बात जब वो डॉक्टर साहब ने कह दिया तो उन्होंने 3-4 हज़ार रुपया वहाँ पर अपना आर्थिक क्षति उठाना उचित नहीं समझा। जबकि प्रभुदास की जो माँ थी तपेश्वरी देवी इसका जोरदार विरोध करती है और रोती है कि इसको भेजा जाए, दवा इसका किया जाए बच्चे का, क्योंकि आधे संपत्ति का वो भी हकदार है, 2-2 बच्चे हैं। लेकिन होता है ना, पुरुष समाज में मुंशी प्रेमचंद जी ने यह बात स्पष्ट कर दिया एक प्रकार से कि किस तरह से पुरुष वर्ग का आधिपत्य कहीं न कहीं यानी समाज में ज़्यादा होता है। इन तमाम चीज़ों को भी मुंशी प्रेमचंद ने दिखा दिया कि जो पुरुष चाहता है वही होता है। अंत में उन्होंने भेजा भी नहीं और इधर प्रभुदास की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती चली गई और शिवदास को अब उन्होंने निर्णय लिया कि शिवदास को अब हम लंदन में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए भेज दूंगा और भेज भी देते हैं। वह शिवदास बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए प्यारे बच्चों वह चला जाता है, कहाँ पर, लंदन चला जाता है। इधर प्रभुदास की स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि बेचारे की मृत्यु हो जाती है। मणिकर्णिका घाट पर वह प्रभुदास की अंत्येष्टि करने के लिए वहाँ जाते हैं और वहीं पर इनकी थोड़ी आँख खुलती है। होता है ना, का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूक फिर क्या पछताने। तो जब उनको कुछ करना था उस समय तो पुत्र मोह के ऊपर उनका हावी हो गया था अर्थ मोह। भौतिकवादी विचार, अर्थ से प्रेम अधिक प्रभावशाली हो गया। परिणाम यह हुआ कि प्रभुदास को हाथ से खो बैठे हैं। और वहाँ पर एक जब मणिकर्णिका घाट पर जब उन्होंने एक देखा कि एक नवयुवक अपने पिता को बचाने का भरपूर प्रयास किया है और आज काफ़ी उम्र हो चुका है, वह बाजे गाजे के साथ वहाँ पर अंत्येष्टि के कार्यक्रम में वहाँ आया हुआ है। ये सब कुछ देख करके बहुत प्रभावित होते हैं। यहाँ तक कि जो भी लोग उस नवयुवक के साथ में आए हुए थे, सब लोगों ने उस बच्चे की तारीफ कर रहे थे, उस लड़के की तारीफ कर रहे थे, भाई संतान हो तो भगवान दे तो ऐसा ही दे। अब वहाँ से बहुत प्रभावित होते हैं कि मैंने अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं किया। और वो लड़का यहाँ तक भी कहता है कि अगर मेरे पिताजी को कोई 2 शब्द बुलवा दें तो और जो संपत्ति बची हुई है वह भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। सोचने वाली बात है, क्या वह पुत्र था, पिता के प्रति समर्पण का भाव, इन सारी चीज़ों को देख करके और सुन करके उनका भी हृदय पिघल जाता है और पुत्र प्रेम के प्रति यानी उस प्रभुदास के लिए बाकी जो अंत्येष्टि का जो कार्यक्रम था, यानी जो ब्राह्मणों को भोजन कराना, सारी चीज़ें, उसमें भी काफ़ी खर्च किया उन्होंने। बाद में थोड़ा दिल खोला, लेकिन वही दिल पहले खोले होते शायद तस्वीर कुछ और हुई होती। इस तरह से लेखक ने यानी मानवीय मूल्यों को किस तरह से आज एक पिता के द्वारा जो मानवीय मूल्य का ह्रास हुआ उसको भी लेखक ने दिखाने का कहीं न कहीं प्रयास किया है। तो कहानी का उद्देश्य भी आप जान ले प्यारे बच्चों, यानी कहानी में चैतन्य दास का यथार्थ रूप से अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, नैतिक मूल्यों पर यानी उनके स्वार्थ को हावी दिखाया गया है। मानवीय यानी मनुष्य की हृदयहीनता, लोभ और स्वार्थ मनुष्य में जब घर कर जाता है तो किस प्रकार से व्यक्ति अलग हो जाता है, अच्छा व्यक्ति भी थोड़ा बदल जाता है। आज वही स्थिति है प्यारे बच्चों कि हमारे यहाँ पर चैतन्य दास जी जो हैं बदले हुए दिखलाई पड़ते हैं। आज इस कहानी का मूल उद्देश्य हमारे मुंशी प्रेमचंद जी ने यह दिखाने का प्रयास किया प्यारे बच्चों कि एक पिता को किस प्रकार से अर्थ प्रेम से अधिक जो है महत्व यानी पुत्र प्रेम पर जो पारिवारिक जो सामंजस्य होता है, पारिवारिक व्यक्तियों का जो मूल्य होता है उसको समझने का हमें प्रयास करना चाहिए, समझना चाहिए। अर्थ जरूरी है, अर्थ महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अर्थ होता किस लिए है, अर्थ
का मूल कीमत ही, लोग धन कमाते ही इसलिए हैं कि परिवार की सेवा कर सकें, परिवार को पढ़ा लिखा सकें, उनको स्वस्थ रख सकें। यह धन का मूल्य, यही असली मूल्य है। तो इसलिए हर पिता को यह चीज़ भी, यानी आज के समाज का आँख खोलने का कार्य भी हमारे मुंशी प्रेमचंद जी ने पुत्र प्रेम की कहानी के माध्यम से किया है। इस तरह से प्यारे बच्चों, अब मैं 1 नंबर कहानी के बाद दूसरी नंबर कहानी जो गद्य संकलन की है उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि राष्ट्र कवित्री हैं, राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति या वात्सल्य वर्णन को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया। प्यारे बच्चों, आज उनकी कहानी गौरी, गौरी का मैं मूल्यांकन करूंगा। सारांश पहले ध्यान दें प्यारे बच्चों, इसमें इस पाठ में गौरी के माध्यम से हमारी लेखिका जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, भारतीय नारी की कर्तव्यपरायणता, उनके त्याग और उनके आदर्श को प्रस्तुत करना मुख्य स्वरूप है, यानी मुख्य उनका लक्ष्य है हमारी लेखिका का। तो प्रायः हमारे समाज में जानते ही हैं प्यारे बच्चों कि उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया में वहाँ पर जब लड़कियां 17-18 साल की हो जाती हैं तभी से माता पिता को थोड़ी चिंता हो जाती है। लड़के वगैरह, वर वगैरह देखना प्रारंभ कर देते हैं कि कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो शादी कर लिया जाएगा। इस प्रकार से, और आज के सोचने वाली बात 40-50 साल पहले तो ये स्थिति तो और बदली हुई थी। यानी बच्चियां 8-9 में पढ़ती थीं, लड़के 9, 10, 11, 12 में पढ़ते थे, शादी की बात चलना प्रारंभ हो जाती थी। अभी तो खैर तस्वीर में परिवर्तन हुआ है बच्चों। तो गौरी की शादी के लिए, जबकि 18-19 साल की भी गौरी हुई है, उसकी शादी के लिए उसके जो पिताजी हैं और उसकी जो माताजी हैं बहुत चिंतित हो जाती हैं। और अब इसके बाद में राधा कृष्ण दास जी, जो कि उनके पिताजी हैं, राधा कृष्ण दास जी लड़के देखने के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं और उनकी माँ जो हैं, माँ कुंती जो हैं, वह हर समय प्रयास ये करती हैं कि क्या हुआ भाई, कोई पिता अगर लड़के खोजने के लिए, वर को खोजने के लिए कहीं बाहर जाता है तो माँ सोचती है कि अच्छा आज दिन भर गए तो आज क्या हुआ। और यानी ध्यान देने की बात है, कुंती भी आदर्श भारतीय नारी की तरह पहले जब कहीं से भी आते थे राधा कृष्ण दास जी तो एक गिलास जल या इसके बाद चाय पानी नाश्ता कराने के बाद ही फिर हाल समाचार पूछती थी, पूछी कि क्या हुआ। इसके बाद तब उन्होंने बताया कि सीताराम जी एक वर के रूप में, एक लड़के के रूप में मिले हुए हैं, लेकिन क्या बताऊं, वो रविवार को देखने के लिए आएंगे। उनकी उम्र 35-36 वर्ष लगभग है और उनको लड़का क्या कहा जाए बल्कि पूरा पुरुष कहा जाए, क्योंकि उनकी एक पहले शादी हो चुकी थी और शादी के बाद उनकी पत्नी मर गई, 2 बच्चे हैं। खैर व्यक्ति तो बहुत अच्छे हैं, रविवार को आएंगे और संजोग से रविवार का समय भी आ जाता है और रविवार को आ भी जाते हैं अपने दोनों बच्चों के साथ। बच्चे बड़े प्यारे प्यारे हैं, बड़े अच्छे हैं और वे बच्चों की, यानी बच्चों से बता देते हैं कि तुम लोगों के लिए माँ खोजने के लिए मैं, यानी माँ लाने के लिए जा रहा हूँ। तो बच्चे आते हैं तो पहले गौरी से जब मुलाकात करते हैं बच्चे, तभी वो समझ जाते हैं कि यही मेरी माँ है और यही मेरी माँ बनेगी। बच्चे इतना प्रेम करते हैं, बच्चों की उस प्रेम में आवाज़ को सुन कर के और उनके साथ बच्चे जैसे बन जाती है। और इसके बाद में गौरी जो है, एक प्रकार से देखा जाए तो उनके जो त्याग हैं, वो कांग्रेस दफ्तर में सीताराम जी काम करते हैं और उनकी सादगी, उनकी सरलता, वह खद्दर कपड़े पहनते हैं, ये सारी चीज़ों पर कहीं न कहीं उनकी बातों को सुन कर के प्रभावित होती है, बहुत कुछ प्रभावित होती है। और गौरी को जब देखते हैं तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई देखिए ये तो आपकी बच्ची है, तो मुझे पता ही पहले से था। और यानी कुल पूर्ण रूप से गौरी से विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं और घर जाने के बाद में पत्र लिखते हैं कि भाई अब डेट वगैरह फाइनलाइज कर दिया जाए। इधर
गौरी के जो माता पिता हैं वे दोनों इस बात में चिंतित हो जाते हैं कि अब गौरी की शादी दुहाजू पति के साथ किया जाए, ये बात ठीक नहीं है। गौरी अपूर्व सुंदरी 18-19 साल की है और 35-36 साल के साथ शादी किया जाए तो क्या पड़ी है। तो वो बहानेबाजी करने लगते हैं, चिट्ठी लिखते हैं कि जन्म कुंडली नहीं मिल रही है और शादी नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से उन्होंने उसी बीच में दूसरे शादी को देखने के लिए प्रयास करना शुरू करते हैं। तो संजोग से एक लड़का, जबकि वो सांवला लड़का है, वो लड़का ऊंचे पद पर काम करता है, अंग्रेजी दफ्तर में नौकर का काम, नौकर मतलब कि नायब तहसीलदार है, यानी अच्छे पद पर है, बीए तक की पढ़ाई किया है और वहाँ पर शादी तय हो जाती है। और अब इधर गौरी की हृदय में वह देशभक्त, वह कांग्रेस का वह जो नेता था दफ्तर में काम करने वाला, यानी उसके त्याग, उसके समर्पण, वह भी बीए तक की पढ़ाई किए हैं, तो हृदय में उनका स्थान है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, अब हृदय में तो सीताराम जी थे, वह नहीं चाहती थी कि वह शादी उसकी हो, भगवान से ही मनाती थी। जैसे जैसे शादी का समय नज़दीक आता जा रहा था वैसे वैसे सोच रही थी कि शादी न हो, टल जाए तो अच्छा है। संजोग भी वैसा ही हुआ कि जो नायब तहसीलदार के पिताजी थे वो एक्सपायर कर जाते हैं इस बीच में और शादी 1 साल के लिए टल जाती है। इधर उस समय आंदोलन पर आंदोलन चल रहे थे, कभी सविनय अवज्ञा आंदोलन, कभी भारत छोड़ो आंदोलन, कभी खिलाफत मूवमेंट, तमाम आंदोलन उस दरमियान चल रहे थे प्यारे बच्चों। उस आंदोलन में यानी तमाम नेता लोग, तमाम देशभक्त लोग जेल में जा रहे थे और संजोग सी कई बार वह जेल इसके पहले जा चुके थे। कौन? ध्यान देने की बात है, सीताराम जी। और अब फिर से जब वो जेल चले गए तो न्यूज़पेपर में छप गया कि नेताजी यानी कांग्रेस नेता जो कांग्रेस दफ्तर में काम करने वाले सीताराम जी थे, फिर वह जेल चले गए। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ध्यान देने की बात है कि अब जब वो जेल चले गए और जेल जाने के बाद में लगभग अब वहाँ से छूटने में टाइम लगता, अब इधर वह सोचने लगती है। कौन? यानी गौरी कि दोनों बच्चों का क्या होगा। दोनों बच्चों के लिए अपने माता जी से आग्रह करती है कि माँ मैं अब कानपुर जाऊंगी, उन दोनों बच्चों को मुझे संभालना है। सीताराम जी जेल में चले गए तो माँ कहती बल्कि कि अभी तो पिताजी को आने दो, बाहर गए हैं। तो बोलती है नहीं मैं जा रही हूँ, वहाँ इंतजार करना संभव नहीं है। और गौरी दृढ़ संकल्प स्वभाव की है, जो ठान लेती है, सोच लेती है, उसको बच्चों पूरा करती है। इस प्रकार से गौरी अपने नौकर के साथ में कानपुर चली जाती है, बच्चों का पालन पोषण करती है। उधर सीताराम जी अपने बच्चों को लेकर चिंतित थे, क्या होगा हमारे बच्चों का, क्योंकि पिछली बार तो कहारिन जो थी वह देखभाल कर ली थी, अब तो वह नहीं रही, कैसे हमारे बच्चों की सेवा होगी। तमाम चिंतित थे बेचारे। और जैसे उनका कारावास पूरा होता है वह अब वापस आते हैं, मन में इस भावना के साथ अब वापस आते हैं, बच्चे बच्चे हैं कि बच्चों को क्या हुआ, तमाम प्रकार का टेंशन उनके दिमाग में है। फिर भी वो बच्चों के लिए कुछ जलेबी वगैरह, कुछ मिठाई वगैरह लेकर करके पहुंच जाते हैं घर पर। और जैसे पहुंचते हैं वह सब दृश्य बदलता हुआ दिखलाई पड़ता है। गौरी जो है एक थाल में फूल लेकर कर सजा करके उनको, उनका चरण रज लेती है, तिलक करती है, इस तरह से पति के रूप में उनको स्वीकार करती है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, कितनी आदर्श कहानी है यह। अब इसके उद्देश्य को भी हम देख लें। यह लेखिका हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी समाज हित, नैतिक मूल्यों को अधिक प्रश्रय दिया है और एक प्रकार से दहेज प्रथा की जो समस्या है किस प्रकार से समाज में उठाई जाती है कि पिता के लिए अगर दहेज न हो, किस प्रकार से उनको अपनी पुत्री की शादी करने के लिए कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है, इन तमाम चीज़ों को लेखिका ने दिखाने का प्रयास किया है। और इसके साथ साथ यह भी उद्देश्य में उन्होंने मूल्यांकित करने का प्रयास किया प्यारे बच्चों कि एक नारी को कभी भी धन को अहमियत नहीं देना चाहिए। एक नवयुवक के स्वरूप को, यानी उसके ध्यान देने की बात है, उसके साधारणपन पर, उसकी ईमानदारी पर, उसके देशभक्ति पर, इस पर ध्यान देना चाहिए।
पति का वर्ण करते समय इन तमाम बातों को, ईमानदारी, सच्चरित्र, उसका नैतिक मूल्य, इन तमाम चीज़ों को और उसके देशभक्ति को अधिक महत्वपूर्ण हर नवयुवती को ध्यान देना चाहिए कि उसका होने वाला पति कैसा हो। इसका मूल्यांकन हमारी लेखिका ने यहाँ पर व्यक्त कर दिया। इस प्रकार से उद्देश्य संपूर्ण हुआ प्यारे बच्चों। अब मैं तीसरी नंबर कहानी शरणागत जो कहानी है वृंदावन लाल वर्मा, उस कहानी को दिखाने का प्रयास किया गया है प्यारे बच्चों। और इसके बाद में अब मैं ध्यान दें, पहले शरणागत कहानी की सारांश, थोड़ा मूल कथा वस्तु आप लोगों के समक्ष पेश कर दूं। इस पाठ में गांव के एक ठाकुर की उदारता, शरणागत की भावना, यानी शरणागत वत्सलता क्या होती है, कोई शरण में आ जाए। अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे लिए प्यारे बच्चों देवता के समान होता है। यह बात एक साधारण सा ठाकुर जो दाऊ जी थे, जिसको लोग राजा के नाम से जानते थे, उसने इस बात को दिखा दिया। तो यहाँ पर उसी बात को दिखाई गई कि एक ललितपुर गांव का एक कसाई है। वह कसाई जो है उसका नाम रज्जब है। वह रज्जब जो है वह बाहर किसी छोटे मोटे शहर में काम करता है। वह कसाई काम करता है, अपनी पत्नी के साथ लौट रहा था। पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, ठंडक का मौसम है। तो जैसे ही मणपुरा गांव में पहुंचता है, अब वो सोचता है कि यहाँ ठाकुरों की बस्ती है, कोई अगर हमारे लिए एकाध रात के लिए अगर ठहरने का स्थान दे दिया जाए तो शायद वो रुक जाएगा बेचारा, क्योंकि लगभग 250-300 रुपये भी उसके पास नकद हैं। और उस समय उस जमाने में प्यारे बच्चों 250-300 रुपया बहुत बड़ी रकम थी अपने आप में। तो चोर डकैत लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। तो वह गांव में तमाम लोगों के यहाँ प्रयास करता है कोई शरण दे दे, लेकिन अंत में ठाकुर वह दाऊ जी, जिसको लोग राजा के नाम जानते थे, खैर वह छोटे ही रियासत के मालिक थे, लेकिन फिर भी वह एक प्रकार देखा जाए तो डकैतों के सरदार भी थे। जितने लोग लुटेरे थे, बदमाश थे, उनके सरदार थे। तो उन्होंने रज्जब की बात, उसकी समस्या को सुनी। रज्जब जब गिड़गिड़ा करके बोला कि ठाकुर साहब मुझे एक रात के लिए शरण दे दो, मेरी पत्नी है, बीमार है, मुझे बहुत दूर जाना है, मैं कैसे जा पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा मेरी दालान में, मेरे बैठक में तुम, यानी उसको पौर शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है कि मेरे दालान में एक कोने में तुम आकर रह सकते हो। उसकी पत्नी और वह रात भर वहाँ रहते हैं। लेकिन उन्होंने कह दिया कि सुबह जैसे होगा भोर, वैसे तुम्हें उठकर यहाँ चला जाना होगा। तो सुबह जैसे हुआ उसको वहाँ से कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ। वो बेचारा अपनी बीमार पत्नी को लेकर के वहाँ से चल देता है। कुछ देर तक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो एक गाड़ीवान आता है। वह गाड़ी ठीक करता है, जबकि अधिक कीमत पर गाड़ी ठीक करता है, और वह अपने गांव ललितपुर जाने के लिए बैठ जाता है। गाड़ी चलने लगती है, काफ़ी विलम्ब हो जाता है, शाम होने लगती है। यहाँ तक कि वह गाड़ीवान भी इसका फ़ायदा उठाता है, वो अपने भाड़े को बढ़ाता जाता है। तो अंत में यहाँ तक कि बहुत ही, वह भी तो कसाई था, और यहाँ तक कि वो थोड़ा सा अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और कहता है कि अगर चलोगे नहीं तो फिर रास्ते में काट देंगे, अगर ठीक चलना है मेरे घर तक पहुँचा दो। बेचारा इस बात को सुनकर वो डर जाता है, जो गाड़ी वाहन है बहुत डर जाता है। शाम होने लगती है, डरा सहमा हुआ बेचारा वो जाने लगता है। रात में सोच रहा है कैसे मैं वहाँ से बच करके वापस आ जाऊँगा, ये तमाम बातें वो सोच रहा है बेचारा गाड़ीवान। तब तक तो शाम जैसे ढली, वैसे ही डकैतों का, लुटेरों का एक दल आक्रमण कर देता है उसके ऊपर लूटने के लिए। और ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चों, उन लुटेरों का सरदार वही दाऊ जी थे, ठाकुर साहब थे। तो वहाँ पर बड़े ध्यान से देखते हैं, अरे यह तो वही आदमी है, वही कसाई बेचारा अपने गांव जा रहा है, इसको तो मैंने रात में शरण दिया था। तो उनको तुरंत वहाँ पर आदेश देते हैं। जो आदमी बैलगाड़ी पर, जो डकैत लाठी वाला व्यक्ति जो चढ़ जाता है और रज्जब का सिर चकनाचूर करने के लिए जो अड़ा हुआ था, पैसे लेने के लिए अड़ा हुआ था, वहाँ पर उस समय जो हमारे थे, यानी वही राजा वहाँ पर बोलता है कि तुम नीचे उतरो, यह मेरे शरण में आया हुआ था, इसकी जान बचाना मेरी परम धर्म है। तो इस प्रकार से यानी उसकी रक्षा करता है। वह कहता है कि मैं ठाकुर किसी के साथ में अन्याय नहीं कर सकता है। तो यानी कहने मतलब हमें अपने, जबकि सोचने वाली बात है, इस कहानी में भी दिखाया गया प्यारे बच्चों कि वह ठाकुर किस तरह से शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करता है। अब मैं उसके उद्देश्य पर आ रहा हूँ प्यारे बच्चों। शरणागत की
ध्यान दें, उद्देश्य शरणागत की रक्षा करना, यानी ये हमारे लिए परम लक्ष्य होना चाहिए। हर आदमी का परम लक्ष्य होता है हमारे शरण में अतिथि देवो भव, हमारे शरण में जो आ जाए उसकी हमें हर कीमत पर रक्षा करनी चाहिए। और एक बात, सामाजिक कुरीतियों का भी विरोध किया गया है कि जाति पात और धार्मिक मतभेद हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हमारे शरण में अगर आया हुआ है तो हमें उसकी रक्षा हर कीमत पर करनी चाहिए। इस तरह से सामाजिक सौहार्द और धार्मिक सौहार्द को लेखक ने यानी मूल रूप से मूल्यांकित करने का भरपूर प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, अब मैं महत्वपूर्ण कहानी सती की ओर आगे बढ़ रहा हूं। बच्चों, शिवानी की प्रसिद्ध कहानी है सती। प्यारे बच्चों, ध्यान देने की बात है, सती कहानी को पहले आप जान लो। मैं उसका सारांश अति ब्रीफ चीज़ें आप लोगों के समक्ष पेश कर दूं। पाठ में इसमें मदालसा नामक एक नारी है, एक युवती है, उसके माध्यम से आज के समाज में जो यानी किस तरह से नारियों में भी ऐसी ऐसी नारियां हैं कि समाज को मूर्ख बना करके, नारियों को मूर्ख बनाकर कैसे वो लूट लेती हैं दूसरे के धन को, या कुछ सुंघा कर, कुछ खिला करके। जैसे ये आज की बच्चों, ये बहुत बर्निंग कहानी है, यानी आज का ज्वलंतशील कहानियों में से एक माना जा सकता है सती कहानी। ध्यान देने की बात है, लेखिका हमारी वह मूल रूप से यहाँ पर प्रयागराज में हर साल कुंभ लगता है, कुंभ का मेला देख कर के वहाँ से वह जा रही थी बाहर दिल्ली की तरफ, वहाँ पहुँचने वाली थी। और संजोग से वह लेडीज़ जो सोची थी कि जहाँ पर वो बैठे तो लेडीज़ लोग हों, तो नाम पढ़ती हैं, 3-4 सभी लेडीज़ ही हैं। एक पंजाबी महिला हैं, एक गुजराती महिला हैं, तो एक लेखिका स्वयं है, और एक बाद में चौथी महिला वहाँ पर आती है जो कि उसका नाम है मदालसा सिंघानिया। ध्यान देने की बात है बच्चों, तो मदालसा सिंघानिया बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से वह उसकी भूमिका मेन है। तो वह जब आती है तो बहुत यानी 6 फीट 10.5 इंच की एग्जैक्ट हाइट थी। और यहाँ तक कि जब वो इंटर करती है ना, जब लास्ट मोमेंट में इंटर करती है, सारे पुरुष सारे स्त्री वह उसको देखती रहते हैं। यानी वो देखने वाली चीज़ ही ऐसी थी प्यारे बच्चों, जैसे कोई ताड़ का पेड़ गिर जाता है, वैसे ही जब अपने सीट पर बैठी तो लोग उसको देखते ही रहते थे। थोड़ी देर में वह लोगों के साथ में बात करती, जहाँ पर सभी स्त्रियाँ एक दूसरे से बात नहीं कर रही थी, तहाँ वो बात करने का सामंजस्य स्थापित करती है। और थोड़ी देर बाद में सबको ऐसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और कहती है कि ये जो भारी भरकम शरीर है, कल यह नहीं रहेगी, मैं सती हो जाऊंगी। इस तरह बातें को सुन कर के सभी स्त्रियाँ उसकी बातों में उसके प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। सहानुभूति और करुणा और प्रेम की भावना वैसे भी नारी में ज़्यादा होता है। भले शुरुआती दौर में कोई भी नारी किसी दूसरी नारी की सहायता नहीं करेगी, लेकिन अगर यह दुख का समय हो, कष्ट का समय हो, मानवीय संवेदना की बात हो, तो नारी वहाँ सबसे पहले आगे आती हैं। तीनों सबसे पहले आगे आती हैं। खाने का समय हो जाता है, सभी लोग यानी अपना होता है ना, जब खास करके हम यात्रा करते हैं बच्चों, तो एक आदमी अगर अपना टिफ़िन बॉक्स निकालता है ना, तो सारे लोग अपना टिफ़िन बॉक्स निकालना शुरू कर देते हैं। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही उस कंपार्टमेंट सभी लोग खाने की टिफ़िन निकालना शुरू करते हैं। तो सभी नारियाँ भी निकालती हैं। यहाँ पर मदालसा सिंघानिया जब निकालती है तो उसमें से अलग से खुशबू आते हैं, उसकी बात करने में बड़ा अट्रैक्शन होता है। एक बात और भी जान लो बच्चों, जो लोग बहुत करप्टेड होते हैं ना, तो बातों में फंसाना अच्छी तरह से जानते हैं। तो वैसे ही मदालसा सिंघानिया सबको बातों में फंसा लेती है, बोली अरे बढ़िया भोजन करो तुम लोग, या और सुगंध भी ऐसा आ रहा था जैसे कोई पार्टी का कोई भोज वगैरह हो। सब लोग भाई जीभ में पानी आने लगता है। वह सबको खिलाती है, बढ़िया बढ़िया आइटम सबको खिलाती है, लास्ट में पान वगैरह भी खिलाती है, सब मगही पान वगैरह। तो सभी लोग खाने के बाद में लास्ट में पान मिलाई थी कि लास्ट में भोजन मिलाई थी, यह सब लोग मूल्यांकन नहीं कर पाए, और खाने के बाद सब बेहोश हो जाती हैं। और बेहोश होने के बाद जैसे ही भोर होता है, सबका सामान लेकर के 9-2-11 हो जाती है। इस तरह से लेखिका जो हैं वह इस बात को लिखती हैं कि जो सती होने जा रही थी, सती होने वाली स्त्री के लिए हम लोग इतने संवेदनशील हो चुके थे, बचाने के बारे में सोच रहे थे। आज अगर वही नारी मिलती तो आज हम लोग चिता जला करके उसको
यानी सती करवा देते, उसमें ज़बरदस्ती हम लोग डाल देते, लेकिन आज तक सती मैया के फूल नहीं मिले प्यारे बच्चों। इस तरह से सती कहानी समाप्त होती है। उस कहानी का उद्देश्य जान लो प्यारे बच्चों। लेख्या शिवानी ने लोगों को जगाने का प्रयास किया है कि आए दिन समाचार पत्र में पढ़ते रहते हैं कि इस यात्री ने बस में उसका सामान चोरी हो गया, वह लूट लिया गया। कुछ लोग खिला पिला कर नशीली सामानों को किस तरह से लोग लूट लेते हैं, इसके लिए उन्होंने एक जागृत समाज को खास कर करके तैयार किया कि हम यात्रा में किसी खाने पीने वाली वस्तुओं को ग्रहण न करें। यह मूल रूप से बर्निंग पॉइंट्स देखा जा सकता है प्यारे बच्चों। अब मैं दासी कहानी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, और कहानी भी किसकी है, बहुत बड़े लेखक यानी राष्ट्रभक्त कह सकते हैं, भारतीय संस्कृति के समीक्षक लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, नहीं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की कहानी दासी को आप पढ़ने जा रहे हो। इनकी कहानियों में, इनकी कविताओं में राष्ट्रभक्त, प्राकृतिक चिंतन, देशभक्ति की भावना, या कह लें कि नारी के प्रति जागरूकता या नारी सम्मान, ये तमाम चीज़ें इनकी कहानियों में, इनकी कविताओं में देखने को मिलता है प्यारे बच्चों। अब आज जान लो पहले कहानी का सारांश। इस कहानी में मुख्य रूप से नारीगत जो द्वंद्व है, विचार है, नारी की रक्षा है, उसको दिखाने का प्रयास किए हैं। इसमें एक प्रकार से देखें कि बलराज और बलराज की प्रेमिका इरावती, और मूल रूप से बलराज की प्रेमिका इरावती का वर्णन इस कहानी में मुख्य रूप से हुआ। दूसरी तरफ से यहाँ पर जो दो और जोड़े हैं उसकी भी समीक्षा आप लोग जान लें अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों। यहाँ पर फिरोजा एक नवयुवती है। फिरोजा का जो प्रेमी है नियालतगीन अहमद है। तो दो जोड़ों की कहानी है। थोड़ा रिश्ता भी मैं बता दूं इसमें कि इरावती का भाई बलराज, वह अफगानिस्तान का शासक मसूद का मुख्य सेनापति है, प्रधानमंत्री भी है। तो पूरा शासन का बागडोर यानी तिलक के हाथ में है, और तिलक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है जो कि मसूद का सबसे शुभचिंतक व्यक्ति माना जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है, बहुत लोगों को, जो मसूद है, बहुत लोगों को अपना दास बनाया हुआ है, दासी बनाया हुआ है। जिसमें से दास दासी कौन कौन हैं, फिरोजा भी, नियालतगीन अहमद भी, बलराज भी, ये सभी दास दासी बने हुए हैं। बाद में वह सभी की बातों को सुनकर, समस्याओं को सुनकर करके वह छोड़ देता है। इधर इरावती भी शुरू में स्वतंत्र रूप से थी, बाद में वो भी दासी बन गई है बेचारी। वह बनारस में ही किसी पूंजीपति के यहाँ, देवदत्त के यहाँ वह जो है दासी बनी हुई है। इस प्रकार से मूल रूप से अगर देखा जाए, बलराज की शक्ति, बलराज का प्रेम, बलराज की देशभक्ति, और इरावती का प्रेम, इधर फिरोजा का प्रेम, फिरोजा की जो समर्पण की भावना है प्रेम के प्रति किस तरह से, और इधर महत्वाकांक्षी योजना किसकी, यह नियालतगीन अहमद की। यानी नियालतगीन अहमद एक विशेष बड़े सम्राट की यानी विस्तार बनाना चाहता है, शासन का मालिक होना चाहता है। इन तमाम चीज़ों में टकराहट होती है। अंततोगत्वा यानी ऐसी स्थिति बनती है कि बलराज जो है, प्यारे बच्चों जान लें कि बलराज जो है नियालतगीन अहमद के साथ युद्ध होता है, नियालतगीन अहमद की मृत्यु हो जाती है। और इधर अंत में बलराज और इरावती दोनों एक प्रेम के सूत्र में बंध जाते हैं, दोनों वैवाहिक सूत्र में बंध जाते हैं। और अंत में यह नियालतगीन अहमद की मृत्यु के बाद में बेचारी जो फिरोजा है वह उस के प्रति प्रेम का भाव बनाए रखती है। अंतिम समय तक जहाँ वो दफनाया जाता है, उसके दफन वाले स्थान पर भी, उसके कब्र पर भी वह रोजाना सुबह शाम फूल माला और दीपक चढ़ाती रहती है। आज वह दासी है तो किसकी दासी है, कौन, फिरोजा दासी है तो उस नियालतगीन अहमद की दासी है। इस तरह से फिरोजा का आदर्श प्रेम नियालतगीन अहमद के प्रति, जबकि नियालतगीन अहमद खुद में अपने आप बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, चरित्रहीन व्यक्ति है, उसको फिर भी वो प्रेम करती है। तो प्रेम का वास्तविक मूल्यांकन यहाँ पर प्रसाद जी ने दिखाने का प्रयास किया है। अब मैं इसके उद्देश्य के प्रति आ गया प्यारे बच्चों।
यहाँ पर दास प्रथा अथवा गुलामी की समस्या को भी लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने दिखाने का प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, मानव मन की संवेदनाओं को भी पाठकों के पास प्रयास किया गया है, कैसे मानव मन में विचारधारणाएं, अंतर्द्वंद, प्रेम और तमाम चीज़ें कैसे उठती हैं, उन चीज़ों को भी दिखाने का प्रयास है। एक रूप से देखा जाए, ऐतिहासिकता, आदर्शवाद और भारतीय संस्कृति और राष्ट्र प्रेम सबका मूल्यांकन इस कहानी के माध्यम से हम देख सकते हैं। और किस प्रकार से आदर्श प्रेम, यानी जयशंकर प्रसाद जी प्रेम के बहुत बड़े पारखी कवि हैं। प्रेम के बारे में अगर देखा जाता है, जितना बढ़िया वर्णन महामहिम प्रसाद जी ने किया है, बहुत कम लेखक ने आज तक कर पाया है। प्रसाद की ही पंक्तियां हैं, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन तक आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। तो वाकई प्रेम के पारखी लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने दासी कहानी में आदर्श प्रेम, आदर्श राष्ट्र प्रेम और ऐतिहासिकता का सुंदर सामंजस्य प्रस्तुत किया है। प्यारे बच्चों, और धन्यवाद इसी के साथ। ध्यान देने की बात है बच्चों, जिन बच्चों को इन चैप्टरों का लॉन्ग वीडियो चाहिए, वो लॉन्ग वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ हूँ, उसको आप लोग वहाँ से देख लेंगे। और एक बात फिर आप लोगों को याद दिला दूँ कि जो मैं नोट्स वगैरह है, यानी बहुत डिस्काउंट रेट पर काशी हिंदी संस्थान आपको दे रहा है। आपको 90%, 95%, 99% अगर पाना है तो निश्चित रूप से बहुत कम रेट में, बहुत ही मामूली दर में, मात्र केवल 99 रुपीज़, जो नोट्स 249 था बच्चों कल्याण के लिए। क्योंकि तमाम बच्चों का मेरे पास जब फ़ोन आया कि सर इसको थोड़ा और चीप करिए, तो मैं एकदम ही चीप कर दिया हूँ। मात्र 99 रुपीज़ में आप खुद इसका आनंद लें और अपने सहपाठियों में, मित्रों में बड़े पैमाने पर इस नोट्स को खरीदें। और इसके लिए यानी आप लोग लाइक और शेयर भी बड़े पैमाने पर, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।